फर्स्ट ईयर क्लास। आज से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द्रव्य की अवस्थाएं। देखिए, आप लोग एक चीज जानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो द्रव्य यानी कि किसी मैटर से बना हुआ है। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो द्रव्य कहलाती है। इस द्रव्य नाम को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस, जिसकी 2 अवस्थाओं गैस और द्रव के संबंध में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो अगर ये कहा जाए कि वे अवस्थाएं जो एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं, इसी वजह से पदार्थ एक से अधिक अवस्थाओं में पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप द्रव को एक निश्चित ताप तक ठंडा कर दें तो वो जमकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। उसी ठोस को किसी निश्चित ताप तक गर्म करने पर वो पहले द्रव में परिवर्तित होता है और फिर जब उसमें वाष्पन प्रारंभ हो जाता है तो वो गैसीय अवस्था में आ जाता है या वाष्प की अवस्था में आ जाता है। इसे हम अवस्था परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो किसी द्रव के ताप में कमी करने पर वो ठोस में बदलता है, ठोस के ताप में वृद्धि करने पर वो द्रव में बदलता है। द्रव को उच्च ताप और कम दाब पर रखने से वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और गैस के टेम्परेचर को कम करने से और प्रेशर यानी दाब को बढ़ाने से वो पुनः द्रव अवस्था में आ जाता है। तो द्रव्य के बारे में ये पता चलता है कि द्रव्य में अवस्था परिवर्तन हो सकता है। द्रव्य जिन अवयवों का निर्माण करता है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो और चाहे ही वो गैस हो, उसके अणुओं के बनने में उनके मध्य कुछ बलों की व्युत्पत्ति होती है, जिन्हें अंतर आणविक बल कहते हैं। वे बल जो किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य काम करते हैं, अंतर आणविक बल कहलाते हैं। इन अंतर आणविक बलों का प्रकार आकर्षण बल जैसा है। जब बलों को सामूहिक रूप से कोई नाम दिया जाता है तो उसे वॉन्डर वाल्स आकर्षण बल कहते हैं, जिन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। लैंडन फोर्स यानी कि लैंडन बल, द्विध्रुव बल और द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। इनमें से लैंडन बल सभी आणविक पदार्थों में पाया जाने वाला आकर्षण बल है, जिसकी प्रकृति वैद्युत स्थैतिक प्रकार की होती है। द्विध्रुव बल ध्रुवीय अणुओं के मध्य काम करते हैं। पिछले चैप्टर में आपने ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं के बारे में पढ़ा, संरचना उनकी कैसे बनती है और किस आधार पर उन्हें ध्रुवीय और अध्रुवीय कहा जाता है। तो यदि किसी ध्रुवीय अणु के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है तो उसे द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं, मीन्स डाइपोल फोर्स। जब कोई अध्रुवीय अणु यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसी ध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है तो अध्रुवीय अणु प्रेरण द्वारा ध्रुवीय गुण प्राप्त कर लेता है और स्थायी ध्रुवीय अणु और प्रेरित द्विध्रुवीय अणु के मध्य द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव बल कार्य करने लगता है। अब एक नॉन पोलर सब्सटेंस जब किसी पोलर सब्सटेंस के संपर्क में आता है तो पोलर सब्सटेंस की वजह से उस नॉन पोलर सब्सटेंस के बीच एक फोर्स
काम करने लगता है, एक एट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगता है या एक आकर्षण बल काम करने लगता है, जिसे प्रेरित द्विध्रुव और द्विध्रुव बल के नाम से जानते हैं। द्रव्य की अवस्थाएं गैस और द्रव में बात करते हैं प्रावस्था परिवर्तन। प्रावस्था परिवर्तन यानी किसी पदार्थ के लिए गलनांक एवं क्वथनांक। इस गलनांक एवं क्वथनांक से अन्य अवयवों की उत्पत्ति होती है। वे अन्य अवयव जिनकी उत्पत्ति इनके द्वारा होती है वे हैं संघनन, ऊर्ध्वपातन जैसे गुण। प्रावस्था परिवर्तन यानी कि किसी अवयव में होने वाला अवस्था परिवर्तन ही प्रावस्था परिवर्तन कहलाता है। गलनांक और क्वथनांक इसलिए कि कोई भी पदार्थ उचित परिस्थिति में किसी भी प्रावस्था को प्राप्त कर सकता है। अभी आपको कुछ समय पहले मैंने उदाहरण दिया कि यदि हम जल की किसी निश्चित मात्रा के ताप को घटाते हैं या कम करते जाते हैं तो वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। उसी ठोस पदार्थ के ताप को क्रमशः धीरे धीरे बढ़ाने पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रवीकृत हो जाएगा यानी लिक्विड बन जाएगा। यदि हम ताप के बढ़ाने की प्रक्रिया को नहीं रोकते, उसे लगातार जारी रखते हैं तो द्रव एक निश्चित ताप पर उबलना शुरू कर देगा जिसे द्रव का क्वथनांक है। जिस टेम्परेचर पर ठोस पिघला था, द्रव बना था, उसे गलनांक कहेंगे। जब द्रव क्वथनांक बिंदु को प्राप्त कर लेगा तो उसके उबलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और उबलने की यह प्रक्रिया वाष्पन की अवस्था तक जाएगी जब द्रव के अणु अत्यधिक ऊर्जा ग्रहण करके अपनी सतह को छोड़ने लगेंगे और उस छोड़ती हुई सतह से निकलने वाले अणुओं की अवस्था वाष्प की होगी। यदि इस वाष्प को पुनः, चूंकि बहुत अधिक टेम्परेचर पर वाष्प बनी है, जब हम इस वाष्प को पुनः धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो संघनित होकर वो पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो जल के इस एग्जाम्पल से ये स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थों में प्रावस्था परिवर्तन होता है। जब किसी ठोस को गर्म किया जाए और वो बिना पिघले वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं यानी सब्लिमेशन। जैसे कपूर को गर्म करना, ठोस अमोनियम क्लोराइड को गर्म करना और ठोस आयोडीन को गर्म करना। ये तीन ऐसे अवयव जो आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं वो ये दर्शाते हैं कि जब इन्हें गर्म किया जाता है तो ये ठोस से द्रव में परिवर्तित होने के बजाय सीधे वाष्प में परिवर्तित होते हैं। तो प्रावस्था परिवर्तन में गलन और गलनांक, हिमीकरण और हिमांक, क्वथन और क्वथनांक, संघनन और ऊर्ध्वपातन जैसी अवस्थाएं आती। गलन और गलनांक से मतलब है कि ठोस को जब ताप बढ़ाया जाता है तो उसके पिघलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जिसे गलन कहते हैं। लेकिन जिस ताप पर ऐसा होता है उसे गलनांक कहते हैं। इसी प्रकार जब किसी द्रव के ताप को घटाया जाता है तो एक निश्चित ताप पर द्रव के ठोस बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसे हिमीकरण कहते हैं यानी द्रव का जमना। और जिस पर्टिकुलर ताप पर हिमीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसे हिमांक कहा जाता है। द्रवों के संबंध में
यदि हम उसके ताप को बहुत अधिक बढ़ा दें तो एक निश्चित ताप ऐसा होगा जब द्रव के उबलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जिस बिंदु पर द्रव का उबलना प्रारंभ होता है उसे ही क्वथनांक कहते हैं और उबलने की पूरी प्रक्रिया क्वथन कहलाती है। जब वाष्प यानी जब भाप बनती है और उसके ताप को घटाया जाता है तो संघनन के पश्चात वो पुनः द्रव अवस्था में वापस आती है। इसे संघनन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन के बारे में आपको मैंने बताया कि ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो बिना पिघले यानी बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो तो उसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। आते हैं गैसीय अवस्था पर। गैसीय अवस्था किसी तत्व के परमाणुओं से निर्मित ऐसे अणु जो सबसे सरल अवस्था में हों। मुख्यतः इनका निर्माण अधात्विक तत्वों के द्वारा होता है। अणुसूत्र सामान्य होते हैं, अणुभार कम। इनकी आकृति निश्चित नहीं होती। क्यों? क्योंकि गैसीय अणुओं में गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इन्हें आप जिस पात्र में रखेंगे, जिस सिलेंडर में भरेंगे, ये उसी की आकृति ग्रहण कर लेंगे। गैसों में अनंतता तक समान रूप से अपरिमित प्रसार हो सकता है। मीन्स अनंत, इनफाइनाइट लेवल तक अपरिमित प्रसार यानी अणु इतने दूर दूर तक प्रसारित हो सकते हैं। संपीड्यता होती है। इसी वजह से जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो वॉल्यूम यानी कि आयतन घट जाता है। गैसें विसरण प्रदर्शित करती हैं और आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाती हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा वायुमंडल है, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर भी है, अमोनिया भी है, मीथेन भी है। और सारी गैसें मिलकर एक प्रकार का समांगी मिश्रण बनाती हैं, क्योंकि हम इनमें किसी भी प्रकार से विभेद नहीं कर पाते। गैसों को जिस बर्तन में रखा जाता है, सारा प्रेशर या फोर्स उसकी दीवारों पर अप्लाई होता है। बर्तन की दीवार पर गैसें समान रूप से दाब डालती हैं। गैसों के संरचना सूत्रों से स्पष्ट होता है कि गैसें एक परमाणु, द्विपरमाणु और बहुपरमाणु हो सकती हैं। एक परमाणु हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टन और जिनॉन एक परमाणु गैसें। हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, ऑक्सीजन O2 ये सभी द्विपरमाणु गैसें। मीथेन CH4, अमोनिया NH3 आदि गैसें बहुपरमाणु हैं, क्योंकि इनमें परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक है। गैसों का आयतन उस बर्तन के बराबर रहता है जिसमें गैस को रखा जाता हो। गैसीय अवस्था के इन गुणधर्मों के आधार पर गैसीय नियम अस्तित्व में आए। किस प्रकार से गैसीय नियम अस्तित्व पर आए? गैसों के व्यवहार को जानने के लिए जो प्रयोगात्मक निष्कर्ष निकाले गए, उनके आधार पर विभिन्न प्रकार के गैसीय नियमों को प्रतिपादित किया गया, जिनमें बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब ताप नियम, गेलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, एवोगैड्रो का नियम, एमागेट का आंशिक आयतन नियम, आदर्श गैस समीकरण और ग्राहम के विसरण नियम मुख्य हैं। हमें अपने इस चैप्टर द्रव्य की अवस्थाएं, गैस एवं द्रव में जिन गैसीय नियमों का अध्ययन करना है,
उनमें सबसे पहला है बॉयल नियम, दूसरा चार्ल्स नियम, तीसरा गाब-टाप नियम, चौथा गै-लुसैक का नियम, पांचवा एवोगैड्रो का नियम, छठा एमागेट का नियम और सातवां ग्राहम का विसरण। इन नियमों के आधार पर गैसों के व्यवहार की पुष्टि की जाती है। ये सभी नियम प्रयोगात्मक निरीक्षणों यानी कि गैसों के व्यवहार का अनुमान लगाने के लिए जो प्रायोगिक परीक्षण किए गए उनसे प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित हैं। अगली कक्षा में हम गैसीय नियमों को इसी अनुक्रम में एक एक करके पढ़ेंगे और उन नियमों को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है उसके बारे में भी जानेंगे।